हाय फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न है, अगर आप पिछले एक दो साल के पेपर उठा के देखेंगे तो किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही आपको ये भी बताने वाला हूं कि क्या राइट अप्रोच आप फॉलो करें, क्या ट्रिक आप लगाएं कि आप जो है कम समय में अपने आंसर्स जो है मार्क कर पाएं, ऐसे क्वेश्चन के भी आप आंसर लगा पाएं जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है। आज का सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा पेपर टू कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले एस्पिरेंट्स के लिए। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं क्विकली आपको बताऊं तो आज का जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके अंदर सीधे सीधे सवाल जो हैं बहुत ही कम रह गए हैं। सवाल घुमा फिरा के ज्यादा पूछे जाते हैं। और मैं आपको आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताने वाला हूं कि जो घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं उनको आप ज्यादा आसानी से आंसर कर सकते हैं। आपको अगर नॉलेज कम है, आप किसी चीज के बारे में कम जानते हैं, फिर भी घुमा फिरा के जो सवाल पूछे जा रहे हैं आप उनका आंसर फिर भी सही लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में हर टाइप के साथ बताने वाला हूं। तो अगर मैं बात करूं अलग अलग टाइप्स की, तो डायरेक्ट सवालों के अलावा आजकल हमारे पास करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने वाले, करेक्ट ऑप्शन चूज करने वाले, इनकरेक्ट चूज करने वाले, न्यूमेरिकल, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजनिंग और पैसेज बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये सवाल पूछते हैं और किस तरीके से आपको इनका आंसर लगाना है, क्या ट्रिक आपको लगानी है कि आपके आंसर यहां पे एकदम से सही निकल कर आ जाएं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है सीधे सीधे डायरेक्ट सवाल। तो ये डायरेक्ट सवाल वो सवाल है जिसके अंदर आपको एक या दो लाइन का क्वेश्चन दिखेगा और सीधे सीधे आपको चार ऑप्शन छोटे छोटे दिखेंगे और आपको चार में से एक ऑप्शन चूज करना है। जैसे यहाँ पे एक सवाल आपको दिख रहा है, पिकिंग ऑर्डर थ्योरी इन फाइनेंस इज बेस्ड ऑन द असर्शन ऑफ। तो बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि भाई पिकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है वो किस असर्शन पे बेस्ड है और आपको चार में से एक चूज करके बताना है। चार ऑप्शंस यहाँ पे क्लोज हो सकते हैं, आपको डाउट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने जो पहले से पढ़ाई करी है तो आपने उस पढ़ाई का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे आपको अपना आंसर लगाना होगा। देखो, इस वीडियो का यहाँ पे मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर निकाल कर बताऊं। ये क्वेश्चन सारे आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूट्यूब पे। यूजीसी नेट 2021 का पेपर आपके साथ जब डिस्कस किया था तो ये सारे सवाल वहां पे डिस्कस हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे केवल आपको इतना ही दिखाना चाहता हूं कि ऐसे अलग अलग तरीके के सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ताकि जब आप पेपर देने जाएं तो आपको पता हो कि मेरे को कैसे कैसे सवालों को फेस करना पड़ेगा। और वहां पे जाकर आपकी जो थोड़ा सा आपकी हिचकिचाहट होती है, जो थोड़ा सा आप फील करते हैं कि यार नए नए टाइप के कैसे सवाल आ रहे हैं, आपको सवाल में नयापन ना लगे, बस वही मेरा ऑब्जेक्टिव है ये वीडियो के पीछे। तो यहाँ पे पहला सवाल आपको डायरेक्ट सवाल बताया जिसको आपकी प्रीवियस नॉलेज जो है उसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना होगा। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आप एग्जामिनेशन में फेस करेंगे। तो ये सवाल होते हैं ऑर्डर में अरेंज करने के। तो कई बार सवाल होगा कि आपको कुछ स्टेप्स दिए जाएंगे, जंबल ऑर्डर में दिए जाएंगे, आपसे कहा जाएगा कि इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करो। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर करने की एक प्रोसेस बताई है एज पर दी उपासला मॉडल, और उसे आपने करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब ऐसे सवालों के अंदर क्या अप्रोच आपकी रहनी चाहिए? तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ जानकारी तो होनी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में, या जो भी सवाल में पूछा जा रहा है उस कंसेप्ट की कुछ जानकारी तो होनी चाहिए। बट मुझे लगता है कि इन सवालों में कुछ आसानी भी हो जाती है। आसानी ये हो जाती है कि हमें यहाँ पे इन स्टेप्स को लॉजिकली अरेंज करना है और अपना आंसर यहाँ पे लगा देना है। जो डायरेक्ट सवाल आते हैं उसके अंदर तो आपको आता है या नहीं आता, बात खत्म। बट यहाँ पे आप खुद से अपना दिमाग लगा सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर डायरेक्ट सवाल होता कि उपासला मॉडल जो है वो कब आया था, किसने दिया, ऐसा कुछ सवाल होता, तो आपको आता या नहीं आता, बस यही हमारे पास ऑप्शन होता। बट अब यहाँ पे अगर आपको इस मॉडल के बारे में नहीं पता, बट आप ये स्टेप्स देख रहे हैं कि आप पहले देख रहे हैं एड हॉक एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, फॉरेन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ऐसे आप ये स्टेप्स देख रहे हैं, तो आप लॉजिकली सोच सकते हैं कि अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर करना है तो लॉजिकल सीक्वेंस क्या हो गई। आप डायरेक्टली ऐसा तो नहीं करेंगे फॉरेन में जाकर अपनी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर लेंगे। आप धीरे धीरे शुरू करेंगे, कुछ एक्सपोर्ट से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे जो है आप जाकर बाहर अपनी जो फॉरेन प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसे स्टार्ट करेंगे।
तो ऐसे लॉजिकली आप सोच सकते हैं और उसके हिसाब से भी आप अपना आंसर लगा सकते हैं। आप एलिमिनेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि स्पोरेडिक एड हॉक एक्सपोर्ट्स ये सबसे लास्ट में तो आ ही नहीं सकता, तो मैं ऑप्शन नंबर 4 को तो काट ही देता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सवाल आपके लिए थोड़े से आसान बन सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग खोल के इन सवालों को पढ़ेंगे और राइट आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं अगले टाइप पे। तो अगला टाइप हमारे पास है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑप्शन। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे कहा जाता है कुछ ए बी सी डी ऐसे कुछ आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है करेक्ट बताओ, ए बी डी करेक्ट है, बी सी ई करेक्ट है, तो ऐसे कौन से करेक्ट है ये आपसे पूछा जाता है। तो जैसे ये सवाल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी कुछ बातें पूछ रहा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम क्या क्या चीजों को इंक्लूड करते हैं। तो अब वही अप्रोच है जो मैंने आपको पहले बताई। अब ये सवाल ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आसान कैसे हो जाता है, क्योंकि आपको 3 चूज करने हैं, आप 2 गलत हटा दो या फिर 1 गलत हटा दो, उसी से आपकी बहुत मदद हो जाएगी। जैसे आप कह दो कि जो पॉइंट नंबर डी है उसमें प्रॉफिटियरिंग देखने को मिल रहा है, हम अपनी समाज की प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिटियरिंग नहीं आना चाहिए, तो आप डी वाले को हटा दो। डी वाले को हटाया आपने तो 1 और 3 ऑलरेडी आपके हट गए। तो ऐसी अप्रोच आप यहां पे लगा सकते हैं। आपको पूरी जानकारी नहीं भी है, आपने ये पहले नहीं पढ़ा, फिर भी आप थोड़ा सा दिमाग खोल के सवाल के बारे में सोचेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे, तो भी आप अपना करेक्ट आंसर यहां पे लगा पाएंगे। अगर सीधा आपसे पूछते कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई प्रिंसिपल किसने दिया, तो वो आपको आता या ना आता, बट यहां पे आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो आप अपने ऑप्शंस को देखकर, पॉइंट्स को देखकर अपना आंसर लगा सकते हैं। तो इसीलिए यह सवाल भी आपके लिए आसान हो सकता है अगर आप चाहें तो। चलो जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। अगले सवाल के अंदर यहां पे आपसे पूछते हैं कि करेक्ट बताओ, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। आपको 4 स्टेटमेंट दी जाती हैं और आपको बताना होता है कि चारों में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। अब यहां पे अब यहां पे देखिए जी, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आपको डायरेक्टली पता चल जाए कि ये सही स्टेटमेंट है, या फिर आपको ये पता चल जाए कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। जैसे आपने कहा कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का डिक्रीज होगा, उससे क्रेडिट क्रिएशन जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्रेडिट क्रिएशन उससे बढ़ेगा। तो आपने कहा 4 वाली गलत है। ऐसे ही आपने आइडेंटिफाई किया कौन सी गलत है, और जो बची वो यहां पे आपकी सही स्टेटमेंट, सही आंसर आपका बन जाएगी। तो इस सवाल के अंदर भी आप कुछ एलिमिनेशन कर सकते हैं, अपनी कुछ डायरेक्ट नॉलेज लगा सकते हैं और उससे आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब जैसे हमसे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा था, वैसे ही सवाल में इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। तो ऐसे सवालों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, उसमें नॉट वर्ड छुपा होता है, और अगर ये नॉट वर्ड आपने नहीं पढ़ा, आपने इस वर्ड को स्किप कर दिया, तो आपका आंसर यहां पे गलत हो जाएगा। अब देखो इस सवाल में लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। कई बार ऐसे भी लिखा रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डेरिवेटिव्स मार्केट। तो इस तरीके से सवाल को फ्रेम किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन सा फायदा नहीं है। देखो एग्जामिनर बहुत शातिर है, नॉट वर्ड लगाकर पूछ रहा है। डायरेक्टली पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज, ऐसा नहीं पूछ रहा, वो नॉट वर्ड लगा के पूछ रहे, क्योंकि उसको पता है कि काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं इस नॉट वर्ड को पढ़ेंगे नहीं, वो केवल सवाल को फटाफट से रीड करेंगे, अच्छा एडवांटेजेस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, और फटाफट से अपना आंसर ऑप्शन 4 लगा देंगे कि भाई दे रिड्यूस प्राइस वॉलेटिलिटी, और फटाफट से अगले सवाल पे बढ़ जाएंगे। तो उसे पता है और इसीलिए वो इस तरीके के सवाल पूछता है। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सवाल को बहुत अच्छे से रीड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके आते हुए सवाल आपको गलत हो जाएंगे। अक्सर मेरे से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर पेपर में हमने गड़बड़ कर दी, बट अब मैं घर आके सवालों को लगा रही हूं, तो मुझे लग रहा है कि ये सवाल तो मैं बहुत आसानी से आंसर कर सकती थी। तो बिल्कुल यही कारण है कि आपने पेपर में सवाल को सही से नहीं पढ़ा और इसीलिए आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो ऐसे सवालों के अंदर आपको सवाल को पहले तो ध्यान से पढ़ना है, अपनी नॉलेज लगानी है, और एलिमिनेशन मेथड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर तक पहुंचने के लिए। चलिए अगला सवाल आपके पास है, सीधा सीधा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा। तो ऐसे सवाल के अंदर आपको कुछ डाटा, कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा ये निकाल कर बताइए। जैसे ये सवाल आपको एआरआर निकालने की बात कर रहा है।
अब देखो, अगर ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके पेपर में आया है तो आपको इस सवाल के ऊपर तभी टाइम लगाना है अगर आपको जो चीज पूछी जा रही है उसका फॉर्मूला मालूम है। अगर आपको एआरआर का फॉर्मूला मालूम ही नहीं है तो इस पे टाइम मत लगाइए, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर मालूम है तभी आप इस पे टाइम जो है वो स्पेंड कीजिए। तो इसीलिए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा टाइम आपका ले सकती है उसको सॉल्व करने में, और टाइम को यहाँ पे आपको सेव करना बहुत जरूरी है। तो आता है तभी न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, अगर ये आपको नहीं आता, फॉर्मूला ही नहीं मालूम है, तो फिर इसके अंदर आपको अपना टाइम गंवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए अगले टाइप के सवाल हमारे पास है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में दो लिस्ट हमें दी जाती हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें करनी होती है मैचिंग। तो ये सवाल आपके बहुत आसान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक या दो सही मैच आपने कर लिए तो आपका आंसर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। इस सवाल के अंदर आपने मैच कर लिया कि भाई डेविड रिकार्डो जो हैं वो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज से जुड़े हैं। तो आप देखिए A3 कहाँ पे आ रहा है, तो 2 और 4 में ही आ रहा है। तो A3 है, B4 दोनों में है, तो C और D में से आप एक मैच कर लीजिए तो अपने आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहां पे एक या दो को सही से मैच करना होता है और उसी से आप अपने करेक्ट आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं। और इसीलिए मैच द फॉलोइंग सवाल भी हमारे लिए बहुत आसान हो सकते हैं, इनसे भी आपको ज्यादा डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए अगली अगले टाइप के सवाल हमारे पास जो है वो है असर्शन रीजनिंग के सवाल। तो यहां पे आपको दो स्टेटमेंट दी जाएंगी, असर्शन और रीजनिंग। अब आपको ये बताना होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये तो आपको बताना ही होगा, और साथ ही ये भी बताना होगा क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही। जैसे मैं आपसे एक स्टेटमेंट बोलता हूं, मैं स्टेटमेंट बोलता हूं असर्शन, मैं बोलता हूं असर्शन है कि आज बहुत ठंड है, आज मुझे बहुत ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड टुडे, असर्शन बोलता हूं। रीजन बताता हूं आपको कि आज जो है बारिश हुई है, आज जो है इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग हेवीली सिंस मॉर्निंग, और मैं आपको ये रीजन बता रहा हूं। तो क्या ये असर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ सर बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, ठंड बारिश की वजह से हो गई, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। और यही लॉजिक आपको आपके सवालों में लगाना है। आपकी असर्शन और रीजन आपको देखना है क्या इंडिविजुअली सही है, और क्या जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चीज आपको यहां पे चेक करनी है। तो अगर मैं आपसे असर्शन में कहूं कि आज बहुत ठंड लग रही है, और रीजन में आपसे बोलूं कि आज मैं चश्मा लगाना भूल गया, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रही है, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, और इसीलिए यहां पे आपको सही से आंसर अपना मार्क करना होगा। तो 1 और 2 ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो एक में लिखा है कि ए एंड आर दोनों ट्रू हैं और आर आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, और 2 ऑप्शन कह रहे हैं कि ए एंड आर दोनों ट्रू हैं बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो देखो आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन कब नहीं बनेगा, जब आपका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बनेगा दोनों स्टेटमेंट में। आपको कोई इनडायरेक्ट संबंध नहीं निकालना, आप ये नहीं कहेंगे कि सर ने चश्मा नहीं पहना तो इसीलिए सर स्वेटर डालना भूल गए होंगे और इसीलिए सर को ठंड लग रही है, कोई इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं निकालना। अगर डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है दोनों में तभी आपको ऑप्शन नंबर 1 चूज करना है, अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है तो आपको ऑप्शन नंबर 2 चूज कर लेना है। तो इस तरीके से, इस अप्रोच से आपको इन सवालों को डील करना है। और इसके बाद आते हैं जी नए जमाने के सवाल, पैसेज बेस्ड सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो पैसेज बेस्ड सवाल में आपको एक पैसेज दिया जाता है, इस पैसेज को रीड करना होता है फटाफट से, और उसके बेसिस पे आपसे 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो कई बार तो पैसेज ऐसा होता है कि डायरेक्टली सवाल उसी में से रिलेटेड होते हैं, और कई बार पैसेज ऐसा होता है कि सवाल उससे इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले पैसेज पे बहुत टाइम मत लगाओ, पहले पैसेज को एक बार जल्दी से ग्लांस कर लो, गो थ्रू कर लो, अपने अपने क्वेश्चंस पे आओ, आपको लग रहा है कि हाँ डायरेक्टली रिलेटेड है क्वेश्चंस आपके पैसेज से, तो आप दोबारा से रेफर कीजिए और आंसर लगा दीजिए। अगर कोई लेना देना नहीं है तो फिर आपकी जो नॉलेज है उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस का आंसर यहां पे लगाइए। पैसेज पे सवाल आपसे एक और तरीके से पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल की फॉर्म में ये आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां पे आपको कुछ जानकारी, कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, और इस जानकारी के बेसिस पे आपसे 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि आपको जानकारी दी कुछ बजटेड के बारे में, बजट के बारे में, ओवरहेड के बारे में, और उसके बेसिस पे आपसे बजट ओवरहेड वेरिएंसेस के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवालों के अंदर आपसे न्यूमेरिकल नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज के समय में न्यूमेरिकल पोर्शन इग्नोर नहीं कर सकते,
क्योंकि अगर किसी न्यूमेरिकल पोर्शन पे, किसी फॉर्मूला पे 5 सवाल आ गए तो वो पांचों सवाल आपके गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके अगर पांचों सवाल सही हो जाएं, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, 5 में से 4 सवाल भी सही हो जाएं तो कितना बढ़िया हो जाएगा, कितने अच्छे मार्क्स आपके बन जाएंगे। बट अगर पांचों के पांचों गलत हो गए तो आपके 10 नंबर सीधे सीधे यहाँ पे डूब जाएंगे। तो ऐसे सवाल भी आजकल पूछे जाते हैं कि एक पेसेस दिया, एक इंफॉर्मेशन का यहाँ पे आपको सेट दिया, और उसके बेसिस पे, इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे 5 सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आप उनका आंसर कैसे दे पाएंगे, इस पैसेज को थोड़ा सा रेफर करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करके, फॉर्मूला लगा के अपने आंसर यहां पे निकालने होंगे। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहता था कि आज का जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके अंदर आपसे अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, और आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सवालों को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, बल्कि बाकी जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग वाले या फिर स्टेटमेंट वाले, उसके अंदर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। आपको कंसेप्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं भी है, आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे भी आप अपना आंसर यहां पे लगा पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।